जय हिंद दोस्तों आज जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है इसमें दोस्तों हम लोग वो 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोस्तों यहाँ मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा जो आपके एग्जाम बार बार वहां पे रिपीट होते हैं। और दोस्तों इसके बाद एक बात ये बात जरूर याद रखना कि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रिपीट वहां पे आपके होते हैं। बस इतना होता है एक एआरओ का दूसरे एआरओ में या दूसरे एआरओ का तीसरे एआरओ में क्वेश्चन आपका वहां पूछा जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम तक जो क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराओ वो आप प्रैक्टिस वहां पे करना ही करना है। और साथ साथ जो मैं इसके आपके पॉइंट बताता हूँ वो पॉइंट भी आपको वहां पे नोट करते हुए चलना है। और दोस्तों ये जो क्लास यहाँ पे करा रहा हूँ इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो आपका व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। इसमें हाई लिख के हम जैसे ही मैसेज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आ जाएगा उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन फिलहाल आप देखते चलना और यहाँ पे ये मान चलना कि आप एग्जाम में को वहां बैठे हुए हो। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपके सामने पेपर चल रहा और आपको इन क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 9 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन आया था ये आपका एआरओ सिकंदराबाद में पूछा गया था कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। ये आपका क्वेश्चन वहां पूछा गया था। और जहां पे चार ऑप्शन आपके क्या दिए गए हैं, पहला है टेलीस्कोप, दूसरा है हमारा फोटोमीटर, तीसरा हमारा पॉलीग्राफ और चौथा क्या है टैकोमीटर। तो आप बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये मान चलना दोस्तों अगर कोई बच्चा यहाँ पे फिलहाल 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहा प्रैक्टिस सेट में तो उसकी तैयारी बहुत सही चल रही। लेकिन हमें टारगेट लेके कितना चल रहा, हमें टारगेट लेके कम से कम 40 क्वेश्चन को वहां पे लेके चलना है। क्योंकि हमें एक ही बार में अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर लेना है। बस दोस्तों बस एक बात ये ध्यान रखो, जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा है, जो आज सब्जेक्ट नोट्स प्रोवाइड कर वो घर बैठ के आप वहां पे तैयार करिए। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन दोस्तों वहां से आपको आ जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे सर, हमारे क्वेश्चन में आएगा तो हम बताएंगे क्या पॉलीग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका पॉलीग्राफ है ना, मशीन का प्रयोग कहाँ पे होता है, झूठ पकड़ने में इसका प्रयोग वहां पे आपका किया जाता है। और दोस्तों अपराध की जांच करने को जो नार्को टेस्ट के नाम से ये मशीन काफी फेमस आपकी वहां पे हो जाती है। और कभी दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस मशीन की खोज किसने की, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इस मशीन की आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, इसकी खोज किसने की है और इसकी खोज कब की गई थी, ये दोनों पॉइंट भी आप यहाँ पे याद कर लेना। तो अगर खोज की बात करें किसने की है, आप किसका नाम बताएंगे, हम सर नाम बताएंगे किसका, आगस्टस का। किसका नाम बता देंगे, हम नाम बताएंगे आगस्टस लार्सन का नाम यहाँ पे बता देंगे। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया इस मशीन की खोज कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे इसकी खोज आपके 1921 में इसकी खोज की गई थी। ये दोनों पॉइंट याद करना। और एक पॉइंट ये भी याद करना, इसको नार्को टेस्ट, एक पॉइंट ये याद करना कि नार्को टेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। यानी अपराध की जांच के लिए जो नार्को टेस्ट वहां पे किया जाता है इसके नाम से भी आपकी फेमस है। तो ये तीन पॉइंट भी इसके आप याद कर लेना जो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज करके ये आपके पेपर पूछ लिया जाए। अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ अच्छा इको लोकेशन का एक प्रकार है, यानी क्या पूछा गया है, इको लोकेशन का एक प्रकार क्या है आपका, कंप है, आवृत्ति है, रडार है, सोनार है। ये आपका सीधा सीधा गया एआरओ में ये क्वेश्चन हमारा पेपर में पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना कर देंगे, सर हम इसका राइट आंसर बताएंगे क्या, सोनार। क्या बताएंगे, सोनार बताएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों सोनार का यूज कहाँ पे किया जाता है कि जो पानी की गहराई में चीजें हुए उनकी खोज के लिए, उनका पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्र की गहराई या पानी की गहराई में
कोई चीज को हमें पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, आप बताएंगे सोनार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोनार की बात अगर आपके एग्जाम में गया, एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया, तो 2 पॉइंट और इसके आप यहाँ पे याद कर लेना जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दोस्तों आप ये याद करना कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सोनार से कौन सी तरंगे आपके निकलती हैं, सोनार से कौन सी तरंगे निकलती हैं, तो कौन सी तरंगे आप बता देंगे, आप बताएंगे सर इससे आपके पराश्रव्य, कौन सी तरंगे निकलती हैं, पराश्रव्य तरंगे इससे आपके निकलते हैं। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद करिएगा। और दोस्तों जो आपको ये सोनार होता है SONA, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म में क्या याद करेंगे, यहाँ पे याद करेंगे हम क्या, साउंड नेविगेशन, क्या याद करेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, RANGING, रैंगिंग। ये इसका फुल फॉर्म भी याद करना। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। ये दोनों ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि सोनार से कौन सी तरंगे वहां पे निकलती हैं, और इसके बाद एक ये जो सोनार होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया था। ये तीनों चीजें आप यहाँ पे याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाएगा। ये आपका मुजफ्फरपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन ये आपका वहां पूछा गया था। तो कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमने किसी वस्तु पर बल लगाया लेकिन उस पर कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे, उसमें शून्य कार्य होगा, क्या होगा, कार्य नहीं हुआ है। तो क्या बता दें, कोई भी कार्य वहां पे नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या बता देंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे एक बात ये समझ सकते हैं, जैसे कोई अगर आपकी दीवार है, ठीक, जो घर की दीवारें होती है, अगर आप उसमें धक्का लगाते हैं, क्यों धक्का उसमें लगाए वहां पे, अब ये तो है दीवार खसक के आगे चली जाएगी, यानी उसमें उसका विस्थापन नहीं हुआ, दीवार जहां पे थी वहीं पे आपके स्थिर रहेगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपने कार्य क्या किया, कोई कार्य हुआ वहां पे, दीवार जहां भी थी वहीं पे है, यानी जब तक कोई विस्थापन नहीं होगा उसे क्या बोला जाए, कोई कार्य आपका नहीं हुआ है। यही चीज हमसे आपका मुजफ्फरपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है, इसमें सीधा सीधा पूछा गया पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है, पहाड़ से किसी पिंड पे क्या आपसे यहाँ पे होती है, ये पूछा गया है। ये बताओ गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों आपकी होती हैं, या भी केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल घर्षण बल होता है, केवल स्थिर ऊर्जा आपकी होती है। दोस्तों अगर कभी आपसे यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। एक चीज ये याद रखना, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा कब होती है और उसमें स्थिर ऊर्जा कब होती है। यानी गतिज ऊर्जा होती है यदि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा आपकी कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² आपका हो जाता है। ये फॉर्मूला याद करना, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और स्थिर ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें होती है उसे आपका स्थितिज ऊर्जा आपका कहा जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका mgh आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन जब सवाल इसमें क्या पूछा गया कि कोई पहाड़ से अगर वस्तु गिरती है तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा आपकी होती है। क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि यदि हम पहाड़ से कोई कण वहां पे डालें, कोई पत्थर फेंके, तो पत्थर में कौन सी ऊर्जा होगी, तो आप कहेंगे उसमें गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होती है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ से कोई झरना नीचे गिर रहा है तो झरने में कौन सी ऊर्जा आपकी हो जाएगी, तो उसमें भी आप बताएंगे कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों आपकी होती है। ये दोनों एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी जब मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे और सेट कराऊंगा, वहां पे ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बताएंगे आप, गतिज और स्थिर दोनों प्रकार की ऊर्जाएं आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ अच्छा
टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया, किसके परिवर्तन के लिए आपका ये किया जाता है? ये आपका लखनऊ एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था और जहां पे आपके ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे सीधा सीधा दिए गए थे। तो आप बताओ परिवर्तन के लिए किया था, किसके परिवर्तन के लिए आपका ये वहां पे किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या बताएंगे? सर हम बताएंगे क्या, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आपका किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल राइट आंसर यहां बता देंगे। और दोस्तों जो आपको ये टरबाइन होता है ना, ये टरबाइन जो होता है ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कार्य करता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के अनुसार ही आपको ये टरबाइन वहां पे कार्य करता है। टरबाइन का मेन काम क्या होता है? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका परिवर्तित करना, इसका मेन काम आपका यहाँ पे हो जाता है। ये हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। बस जो चीजें आपको जैसी बताई जा रही है फॉलो करते चलना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख जाएंगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया है, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहाग्रह बनाता है? अब बताओ कौन सा गुण आपका हो जाएगा? विसरण है, संपीड़ितता है, आकार है, आयतन है। ये भी लखनऊ एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बस दोस्तों यहाँ पे आप ये अपना स्कोर चेक करना, लास्ट में कितना स्कोर आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी यहाँ पे आपकी चल रही है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके जब भी एग्जाम में रिपीट वहां पे होता है तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? सर हम तो इसका आंसर क्या बताएंगे? संपीड़ितता बताएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी गैस का कोई निश्चित आकार आयतन आपका नहीं होता। क्या बताएंगे? जो गैस होती है उसका ना तो कोई आकार होता है, ना तो आपका कोई निश्चित आपका आकार आकर कुछ भी नहीं होता है। यानी गैस को आप जिस भी पात्र में भर देंगे, उस जो जिस पात्र में आप उसे भर रहे हैं उस पात्र का जैसा भी आकार होगा गैस उसके आकार में टोटल वहां पे आपकी ढल जाती है। यानी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का द्रव्यंक कमरे के ताप से कम होते हैं, ये गैस में संपीड़ितता बहुत अधिक होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सुहाग्रह आपका ये नाम से आपका जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे संपीड़ितता, आप यहाँ पे बता देंगे। और कभी अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गैसें आपकी होती है इनका क्या आकार निश्चित होता है, क्या आकृति निश्चित होती है? आप बताएंगे ना तो इनका आकार बिल्कुल वहां पे निश्चित आपका नहीं होता है, ना तो इनका आकार या फिर ना तो इनका आयतन बिल्कुल आपका निश्चित वहां पे नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? दोस्तों पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है? यहाँ पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व वहां पे नहीं है। और हो सकता है कई बार पिछली साल कई बच्चे ऐसे कई सारे क्वेश्चन वहां पे गलत हो गए थे, उन्होंने ये नहीं वर्ड देखा ही नहीं। आखिर आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो बताओ रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, यानी 3 तो इस ऑप्शन में आपके हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व वहां पे नहीं है। सिकंदराबाद एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो दोस्तों वहां पे इसका राइट आंसर क्या किया गया था? ये आपका हो जाएगा टाइटेनियम। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये टाइटेनियम होता है ना, ये एक लोहे जैसी धातु होती है। टाइटेनियम कैसी होती है? लोहे जैसी आपकी ये एक धातु यहाँ पे हो जाती है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो टाइटेनियम होता है इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, क्या पूछ लिया जाए इसका, ये बताओ अच्छा इसका आपेक्षिक घनत्व टाइटेनियम का कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? इसका हो जाएगा 3.49 से लेके आपका 3.59 आपेक्षिक घनत्व आपका यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर इसका ये पूछ लिया जाए ये इसका द्रव्यंक कितना होता है, इसका द्रव्यंक कितना होता है, तो क्या बता देंगे? ये बताएंगे आप क्या 2000 डिग्री सेंटीग्रेड आप बताएंगे। क्या बताएंगे? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहाँ पे बता देंगे। और दोस्तों इनकी जो आपकी मिश्र धातु जैसे लौह और अलोह धातुओं के शोधन में ये काम आपकी वहां पे आती है। और दोस्तों यह आपका एक संक्रमण धातु है। ये कैसा धातु है? एक पॉइंट ये भी याद कर लेना, ये कैसा धातु हो जाएगा? आप क्या बताएंगे? ये आपका संक्रमण धातु आप कैसी होती है? संक्रमण धातु आपकी हो जाती है, जो कि आपकी आवर्त सारणी में ये आपका जो कि आपका आवर्त के याद करें जो कि आपका आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में? ये आपका डी ब्लॉक में आपका स्थित वहां पे हो जाएगा।
तो टाइटेनियम के बारे में ये पॉइंट याद करना, अगर टाइटेनियम ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो ये भी आपके एग्जाम में पूरे चांस है आपके एग्जाम में आने के, तो ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया था, आपका जो गया एआरओ में क्वेश्चन आया था वहां पे कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक आपकी होती, ये यहाँ पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन क्या हमारे हैं, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा है कार्बन। तो आप बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो क्या बताएंगे, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताएंगे, राइट आंसर फ्लोरीन, क्या बता देंगे, फ्लोरीन बताएंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये आप यहाँ पे करना कि जो आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन तत्व में आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यानी क्या होती है, ज्यादा आपकी वहां पे होती है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, ये बताओ अच्छा फ्लोरीन का आपका संकेत क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, एफ इसका संकेत हो जाता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्लोरीन का बताओ परमाणु संख्या क्या है, इसकी ये बता दो, अच्छा परमाणु संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आप क्या बताएंगे, ये आपकी 9 आपकी हो जाएगी। और दोस्तों जो आपकी फ्लोरीन होती है ना, ये कैसा होता है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है। फ्लोरीन कैसी होती है, ये आपकी एक हाइड्रोजन गैस। ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट नोट करना। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे। हाइड्रोजन गैस, ये कैसी गैस होती है, ये आपके हाइड्रोजन गैस में आपकी ये वर्गीकृत वहां पे की जाती है। और एक पॉइंट इसका ये याद करना कि ये कौन से समूह में आती है, तो आप ये बताएंगे ये आपका 17वें समूह में, कौन समूह में आएगी, 17वें समूह में आपके आती है। और दूसरी यहाँ पे एक पॉइंट लास्ट पॉइंट ये याद कर लेना कि यह आवर्त, क्या याद करेंगे, यह आपका आवर्त सारणी में, यह आपका आवर्त सारणी में सबसे अधिक, आवर्त सारणी में सबसे आपका अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या बताएंगे यहाँ पे, विद्युत ऋणात्मक, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत ऋणात्मक आपका ये सबसे ज्यादा वहां पे हो जाता है। ये सारे पॉइंट फ्लोरीन की याद करना। अगर फ्लोरीन के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इसके ये सारे पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम वहां पे वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्या क्या पॉइंट आपके वहां पे आ सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो बच्चा पहली बार आर्मी जीडी का एग्जाम वहां पे दे रहा है और उसे ये बात नहीं पता है सर हम कैसे तैयारी करें अपना एग्जाम क्लियर हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी बैच भी स्टार्ट कर रहा है अपने अपने एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपकी सारी क्लासें बिल्कुल बेसिक से वहां पे चल रही हैं। और वो आपको वहां मैं खुद बताता हूं कि ये आप ज्यादा इस पे फोकस करो, ये आपके मेन टॉपिक वहां पे हो जाते हैं जहां सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। बस जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसमें आप मुझे हाय लिख के मैसेज करते हैं, नोट लिख के मैसेज करना है, बैच लिख के मैसेज करना है, मैं इसकी कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। बस आप 2-3 महीने जैसी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी करिए, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में दिख जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। अब ये बताओ जो रेडियम होता है कौन से खनिज से प्राप्त होता है, कि रूटाइल है, हेमेटाइट है, चूना पत्थर है या पिच ब्लेंड है। ये आपके मुजफ्फरपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे हमसे पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में ऐसा जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आप क्या कहेंगे, सर हम इसका क्या बताएंगे, पिच ब्लेंड, क्या बता देंगे, पिच ब्लेंड बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी रेडियम आपका क्या हो जाता है, आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व भी आपका यहाँ पे हो जाता है, जो प्रमुख रूप से आपका जो है पिच ब्लेंड हो गया। और पिच ब्लेंड के बाद एक एस का और नोट कर लेना, जैसे आपका कार्नेटाइट होता है, एक और नोट कर लेना क्या, कार्नोटाइट, इससे ये आपका वहां पाया जाता है, कार्नोटाइट। एक ये पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लेना कि एक तो खनिज क्या हो जाएगा आपका पिच ब्लेंड हो जाएगा, एक आपका कार्नोटाइट यहाँ पे हो जाता है। और दूसरा जो आपका ये पिच ब्लेंड होता है ना, पिच ब्लेंड होता है, इसका अगर पूछा रंग कैसा होता है, ये बताओ जो पिच ब्लेंड होता है रंग कैसा होता है, तो रंग कैसा बताएंगे आप, इसका रंग होता है गहरे नीले रंग का। कैसा रंग होता है,
इसका रंग हो जाएगा गहरे नीले रंग का, आपका ये हो जाता है। और जिसमें आपका यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित होता है, इसमें क्या होता है आपका यूरेनियम जो ऑक्साइड होता है, इसमें आपका ये उपस्थित यहाँ पे हो जाता है। और पिच ब्लेंड के मुख्य निक्षेप आपके जैसे कि कहाँ पे कहाँ होते हैं, कांगो हो गया, अफ्रीका हो गया, कनाडा में आपके स्थित होते हैं। कि पिच ब्लेंड कहाँ सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है, आप कहाँ बताएंगे, जैसे आपका कांगो हो गया, अफ्रीका हो गया, या कनाडा जैसा देश हो गया, वहां पिच ब्लेंड बहुत ज्यादा आपका ये पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या याद करें, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, एक तो पिच ब्लेंड से प्राप्त होगा, एक आपका ये कार्नोटाइट से पाया जाता है। अगर पूछा जाए पिच ब्लेंड का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, पिच ब्लेंड का रंग कैसा होता है, रंग कैसा बता देंगे आप, ये गहरे नीले रंग का आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी आपकी होती है। और जब ये कैथर एआर में क्वेश्चन वहां पूछा गया था, 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा 1, चौथा है 4। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, तो आप क्या कहेंगे, जब भी हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो सर हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, 3 बता देंगे। क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, यानी इसमें 3 आबंध आपके वहां पे पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये नाइट्रोजन होता है ना, इसके बारे में क्या एक पॉइंट याद करेंगे आप, कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 संयोजक बंध, जिसे आप ट्रिपल संयोजक भी आपका ये कहा जाता है। तो क्या बता देंगे इसका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए जो 3 आपका दिया गया, ये राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मार्फोलॉजी क्या है। अब बताओ मार्फोलॉजी क्या आपका होता है, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे और ये सिकंदराबाद एआर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मार्फोलॉजी आपका क्या होता है, तो दोस्तों मार्फोलॉजी में क्या होता है, ये आपका होता है क्या, जो कि आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। यानी क्या बताएंगे आप, ऑप्शन सी इसका आप राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। ये इसकी मैं पीडीएफ आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां प्रोवाइड करा दूंगा, ये हर क्वेश्चन की आप यहाँ प्रैक्टिस करिएगा। अब ये सारे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम तक वहां पे होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत आपका होता है। अब ये बताओ अच्छा, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो अभी कोशिकाएं होती इनके अध्ययन को क्या कहेंगे, सेरियोलॉजी कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे, या फिर आपका एटियोलॉजी कहेंगे। तो उसके अध्ययन को आप क्या कहेंगे। जब आपको ये लखनऊ एआरएम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या किया गया था, साइटोलॉजी। क्या किया गया था, साइटोलॉजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी कोशिकाएं होती है ना, कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, केंद्रक को छोड़कर जो संपूर्ण पदार्थों को क्या कहा जाता है, उसको आपको कोशिका द्रव्य आपका वहां पे कहा जाता है। और ये क्या राइट आंसर बता देंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये अच्छा बता दो कि जो आपका ऑनरियोलॉजी होता है किसका अध्ययन होता है, कि जिसमें ऑनरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, ये भगवान का, सपने का, नींद का, या रंग का। तो दोस्तों जो आपका ऑनरियोलॉजी होता है ना, इसमें किसका अध्ययन होता है, इसमें आपका अध्ययन होता है सपने का। किसका अध्ययन होता है, सपने का अध्ययन आपका ऑनरियोलॉजी में आपका किया जाता है। क्या बताएंगे, ऑनरियोलॉजी में इसका अध्ययन आपका किया जाता है। यानी इसमें एक बात क्या याद करेंगे इसमें, कि वर्तमान शोध में आपको जो मस्तिष्क के कार्यों के बारे में, सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच जो आपका संबंध स्थापित वहां पे करता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑनरियोलॉजी के अंदर आपका यहाँ पे आ जाता है। तो राइट आंसर क्या बता देंगे इसका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसमें पूछा गया है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन आपका यहाँ पे होता है, कि इंसानी व्यवहार है, जहर है, भूक्षरण है, या चट्टान है। तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका आपका अध्ययन किया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में रिपीट हो वहां पे, तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, जहर का। क्या बताएंगे, जहर का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी जीवों के ऊपर आपके रसायन के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से
जो संबंधित विधा को क्या कहते हैं, विष विज्ञान कहें या आपका टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, बात आपकी वहां पे आपकी हो जाती है। यानी इसमें आपके विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन आपके वहां पे किया जाता है। तो राइट आंसर क्या बता देंगे आप, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। मुजफ्फरपुर एआरओ में ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमारे पेपर में पूछा गया था और जहां पे 4 ऑप्शन आपके ये वहां पे दिए गए थे। इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे। तो जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होता है, आप क्या बताएंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन। क्या बता देंगे, ऑक्सीजन। यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। यानी मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण आपका यहाँ पे होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आपकी आवश्यकता होती है और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से जीके के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट आपके हो जाते हैं। यानी कि जो जनरल जीके होती है इसके भी आपके 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये बताओ, अच्छा जो आलू यट्टू राज्य का लोक नृत्य है, जो आपका आलू यट्टू है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। केरल का है, हरियाणा का है, नागालैंड का है, गोवा का है। ये कहाँ का आपका लोक नृत्य आपके यहाँ पे हो जाएगा, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट वहां पे होता है तो आप क्या बताएंगे, ये बता देंगे नागालैंड का। कहाँ बताएंगे, नागालैंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी कि ये जो आपका आलू यट्टू कोन्याक जनजात द्वारा आपका ये वहां पे किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करने से, आपका रेंगमा हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, बांस नृत्य हो गया, चंगाई नृत्य हो गया, ये सारे नागालैंड के आपके नृत्य हो जाते हैं। जैसे आपका आलू यट्टू एक हो गया, अगर इसके अन्य नृत्य पूछे जाए कि नागालैंड और कौन कौन से नृत्य आपके वहां पे होते तो आप उनके आंसर क्या बता देंगे। एक नाम आप यहाँ पे ये बताइए कि जैसे आपका बांस नृत्य, एक क्या बताएंगे आप यहाँ पे, जो आपका बांस नृत्य हो जाता है, एक ये बता देंगे। अगला बताएंगे जैसे आपका चंगाई नृत्य, अगला क्या बता देंगे, जैसे आपका जो चंगाई नृत्य होता है, एक ये आप बता दीजिएगा। इसके बाद चंगाई नृत्य हो गया। ये सारे नृत्य कहाँ के हो जाते हैं, ये भी आपके नागालैंड के नृत्य हो। जैसे आपका आलू यट्टू होता है, ये भी दोनों नाम आपके उसी में वहां पे आ जाते हैं। इन दोनों के नाम को भी वहां पे आपका क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से आपका संबंधित है। अब बताओ कौन सी नृत्य ऐसा है जो आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है। इन 4 ऑप्शन बताना। ये दानापुर एआरओ में जब क्वेश्चन वहां पूछा गया था तब उसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या किया गया था। राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा क्या, फाग। क्या हो जाएगा, फाग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो हरियाणा के अगर और नृत्य की हम बात करें, जैसे हरियाणा में कौन कौन से हो जाए, जैसे आपका एक डफ हो गया, एक क्या हो जाएगा, आपने डफ बोल दिया, या फिर जो आपका धमाल हो गया, और क्या बता दिया आपने, जैसे आपका धमाल हो गया, या फिर जो आपका झूमर हो गया, झूमर हो गया। ये सारे कहाँ के, हरियाणा के ही आपके ये आपके नृत्य वहां पे हो जाए। डफ पूछे, धमाल पूछे, झूमर पूछे, ये सारे हरियाणा के ही नृत्य आपके वहां पे हो जाते हैं। और दोस्तों जो आपका फोक लोक नृत्य है ना, ये हरियाणा के जो कृषक समुदाय होता है, जहाँ किसान होते हैं, ये फाग उनके द्वारा आपका ये वहां पे मनाया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो वेला कली दिया जा रहा है ना, वेला कली किस राज्य का हो जाएगा, ये आपका होता है केरल राज्य का। ये किस राज्य का लोक नृत्य होता है, ये बताएं, केरल राज्य का हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका चैती दिया जा रहा है, चैती किस राज्य का होता है, चैती आपका यूपी राज्य का। चैती कहाँ हो जाएगा, यूपी राज्य का आपका हो जाता है, जो कि आपके चैत्र मास में ये आपका वहां पे मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी वहां पे याद करना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कौन से ये फाग कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, आप क्या बताएंगे, वहां जो कृषक समुदाय जो किसान लोग हैं उनके द्वारा ये आपका फाग वहां पे मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हरमिंदर साहिब पंजाब के किस शहर में आपका स्थित है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। और 4 आंसर इसके क्या है, पहला है बठिंडा, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है कपूरथला और चौथा है पटियाला। और ये सिकंदराबाद में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन वहां जब पूछा गया था तब इसका राइट आंसर वहां पे कितना किया गया था, ये आपका दोस्तों हो जाएगा अमृतसर। क्या हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है।
और दोस्तों जो आपको ये हरमिंद साहिब का निर्माण कार्य, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे इसकी शुरुआत यानी इसकी शुरुआत किसने की थी, अगर ये हमसे पूछ लिया जाए तो आप किसका नाम बताएंगे, आप बताएंगे किसका नाम, रामदास द्वारा। किसका नाम बता देंगे, रामदास द्वारा बताया था। और दोस्तों ये आपका सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल आपका हरमंदिर साहिब आपका हो जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो सिख धर्म होता है इनका जो प्रसिद्ध आपका इनका धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगह कौन सी हो जाएगी, आप बताइए, हरमिंदर साहिब आपकी वहां पे आपकी ये हो जाती है। और दोस्तों अगर इसके अन्य नाम की बात करें कि ये आपका कौन कौन से नाम से आपका ये और जाना जाता है, तो इसके अगर हम ये बात कर ले अन्य नाम इसके क्या हो जाएंगे, जैसे आप एक बता देंगे क्या, दरबार साहिब, एक ये बता सकते हैं क्या, दरबार, आप बता दें दरबार साहिब बता देना। और ये जो सबसे ज्यादा फेमस है ये स्वर्ण मंदिर के नाम से सबसे ज्यादा आपका फेमस है, स्वर्ण मंदिर के नाम से आपका ये सबसे ज्यादा यहाँ पे फेमस हो जाएगा। ये दोनों इनके अन्य नाम यहाँ पे आपका हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद करना जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ पे पूछे जाते हैं कि इसका जो निर्माण की शुरुआत किसने की थी, रामदास ने की थी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है, एग्जाम बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके बाद ये स्वर्ण मंदिर के नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे आपका स्थित है, आप बताएंगे अमृतसर में बता देंगे। और अगर ये भी पूछ ले स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरुआत किसने की थी, आप क्या बताएंगे, रामदास का नाम आप वहां पे बता दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने हेतु क्या थीम निर्धारित की गई थी। दोस्तों जो आपकी ये थीम होती है ना, थीम आपके एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपका जैसे योग दिवस होता है ना, योग दिवस में बहुत ही बार आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया भारत के दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की मनाने की थीम क्या थी, ये पूछा गया था आपका, जब ये गया एआरओ में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, इसका बताएंगे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर आप बता देंगे। यानी कि 21 जून 2015 से आपका प्रत्येक वर्ष आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब से आपका ये मनाया जाता है, तो आप राइट आंसर आप क्या बताएंगे, आप यहाँ बताएंगे क्या, 21 जून 2015 से आपका हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाने लगा। पहला कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को पहला आपका योग दिवस आपका यहाँ मनाया गया था। अब इसके बाद अगर दोस्तों ये थीम की बात की जाए, आप ये शायद थीम तो आप जरूर ही वहां पे याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे जो प्रेजेंट टाइम पे जैसे 2021, 22, 23, 24 इनके थीम एक बार आप वहां पढ़ लेना। वैसे ये सारे क्वेश्चन तो मैं वहां पे आपको जो अपने एप्लीकेशन में बैच ले रखा वहां मैंने सारे आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करना, आपको ये पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और हमें कैसे तैयारी करने की अपना एग्जाम इसी साल हमें क्वालिफाई करना है। जब तक आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि आखिर लेवल क्या हमारे पेपर पूछे, तो तब तक आप अपना एग्जाम कैसे वहां पे क्लियर कर लेंगे। और अपना टारगेट यही बना के चलना कि कैसे भी करके 40 तक क्वेश्चन आपको वहां पे सोल्व करने हैं, तो करने कैसे भी आपको। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, तो अगर कभी आपके क्वेश्चन ऐसा यहाँ पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, आप बताएंगे नीरज चोपड़ा। वैसे भाला फेंक से तो नीरज चोपड़ा का ही नाम काफी फेमस है, तो ये तो वैसे भूलेंगे नहीं। राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन सी आप यहाँ पे राइट आंसर आप बता देंगे। यानी जो नीरज चोपड़ा थे ये 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी थे। और नीरज चोपड़ा जो थे ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले प्रथम आपके ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी बन गए थे। यानी 2020 में जो आपका ओलंपिक के गेम हुए थे वहां भी इन्होंने स्वर्ण पदक वहां पे जीता था। ये भी पॉइंट वहां पे आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन था कि चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन जो आपका चंद्रयान फर्स्ट है कहां से शुरू किया गया था। अब पूछा गया है कहां से आपका शुरू किया गया है,
बताओ, श्री शैलम होगा, श्री कलाहस्ती होगा, श्री काकुलम होगा, श्री हरिकोटा हो जाएगा। ये जब मुजफ्फरपुर एआरओ में आपका ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था, तब इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या किया गया, तो आप क्या बताएंगे सर? इसका राइट आंसर हम तो बताएंगे क्या, श्री हरिकोटा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपको ये चंद्रयान फर्स्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, क्या दिया गया, जो चंद्रयान आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मिशन आपका कब भेजा गया था, तो आप क्या बताएंगे? आप यहाँ सीधा सीधा क्या बताएंगे, 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग करके ये आपका श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक आपका लॉन्च किया गया था। और ये कब तक सक्रिय था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सक्रिय कब तक था, ये काम कब तक वहां पे आपका ये कर रहा था, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे 2009 तक, 2009 तक ये आपका सक्रिय वहां पे था। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अब बताओ पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? और ये आपका जो लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो ये बता दो, अच्छा पहले स्वास्थ्य मंत्री में आप किसका नाम बता देंगे? तो हम ये बताएंगे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे, वो आप हो जाएंगे राजकुमारी अमृत कौर। क्या हो जाएंगे? राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी इन्होंने 1947 से, क्या बताएंगे आप, 1957 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य वहां पे किया था। अब ये पहली भारतीय महिला थे जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर वहां पे दिया गया था। अगर आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली केंद्रीय मंत्री कौन थे, तब भी आप किसका नाम बताएंगे? आप राजकुमारी अमृत कौर का तब भी आप वहां पे नाम बताएंगे। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे याद करना। एक तो ये याद करना कि ये पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि पहले केंद्रीय आपके मंत्री कौन हो जाएंगे, महिला मंत्री कौन हो जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे? राजकुमारी अमृत कौर का ही नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन था, अब ये बताओ अच्छा, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सलमान रुश्दी होंगे, विक्रम सेठ होंगे, आर के नारायण होंगे, या आपके खुशवंत सिंह होंगे? तब आप इनका राइट आंसर कितना बताएंगे? तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या बताएंगे? सर हम तो इसका बताएंगे क्या, आर के नारायण। किसका नाम बताएंगे? आर के नारायण का नाम आप यहाँ पे बता देंगे। और दोस्तों जो आपके आर के नारायण थे ना, इनकी अगर अन्य पुस्तक की भी बात कर लीजिए, जैसे आपको द इंग्लिश टीचर पुस्तक दी गई है, अब इसके अलावा अगर कोई दूसरी पुस्तक इनकी दे दी जाए, जैसे कि आप जैसे एक पुस्तक इनका क्या लिखेंगे, जैसे द डार्क, एक पुस्तक क्या लिखेंगे यहाँ पे, द डार्क रूम। द डार्क रूम भी इनकी एक पुस्तक आपकी हो जाती है। या फिर जैसे कि द गाइड, अन्य पुस्तक क्या हो जाएगी इनकी, द गाइड हो जाएगी। या इनकी अन्य पुस्तक क्या हो जाएगी, जैसे कि आपका जो स्वामी, क्या लिख देंगे, स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी एंड फ्रेंड। ये सारी इनकी क्या हो जाएगी, अन्य पुस्तक यहाँ पे आ जाती। जैसे आपका द वेंडर, अगली पुस्तक क्या लिख देंगे, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द वेंडर ऑफ स्वीट, इनकी एक अन्य पुस्तक वहां पे हो जाती। ये इनकी अन्य पुस्तकें आपकी हो जाती है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आगे पूछे जाते हैं। तो ये सारे चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे चीजें आप यहाँ पे नोट करना। आपका जब भी पेपर लगेगा वहां पे ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो अपना एक अगला क्वेश्चन आता था, इसमें सीधा सीधा ये पूछा गया है आपसे, ये बताओ अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? और वहां पे राज्यों के नाम आपके क्या दिए गए थे जब आपका एआरओ कैथर में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र है? तो आप इसका आंसर वहां पे तब क्या बताएंगे? तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? आप बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना कि महाराष्ट्र की अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी आप क्या बताएंगे? यहाँ की राजधानी हो जाएगी मुंबई। मुंबई यहाँ की आपकी राजधानी हो जाती है, और जिसे भारत देश की आर्थिक राजधानी के रूप में आपकी जानी जाती। कभी अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए
कि भारत देश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? आपको मुंबई का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप याद करना, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। वैसे जो महाराष्ट्र में अगर ये देखा जाए, जो महाराष्ट्र राज्य होता है, यहाँ पे जो आपका खो खो एक खेल था, एक खेल कौन था? यहाँ पे जो खो खो था। यानी महाराष्ट्र राज्य में अब आपका खो खो व कबड्डी की तरह ही आपका जो दही हांडी है, इसको भी आपका आधिकारिक खेल का दर्जा आपको यहाँ पे दे दिया गया। ये पॉइंट भी यहाँ पे याद करना। जैसे कि खो खो हो गया, खो खो के बाद जैसे आपका कबड्डी हो गया, कबड्डी के साथ साथ अब आपका क्या हो गया, जो आपका ये आपका दही हांडी जो खेल था, इसे भी आपका वहां पे दर्जा खेल का वहां पे दे दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? ये करंट का क्वेश्चन आता है कि आपके एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के वहां पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लगभग करंट अफेयर में भी वहां पे आते हैं। जब ये सिकंदराबाद में वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यानी कि 2020 में जो आपके पैरा ओलंपिक थे, यहाँ पे ओलंपिक की बात नहीं की गई, यहाँ बात हो रही पैरा ओलंपिक खेल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो वहां भारत की रैंक वहां पे क्या थी? तो यहाँ पे भारत की रैंक दोस्तों आप क्या बता देंगे? वो रैंक हो जाएगी, भारत 24वीं रैंक हो जाती थी। यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर वहां पे आ जाता है। यानी कि जो आपका पैरा ओलंपिक 2020 ये कहां पे हुआ था? आप बताएंगे। ये हुआ था टोक्यो में। ये कहां पे हुआ था? टोक्यो। और टोक्यो कहां पे आता है? ये आपका जापान में। ये कहां पे आता है? जापान में आता है। और इसमें क्या हुआ था? भारत ने 19 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? भारत ने 19 पदक यहाँ पे जीते थे। और यह पैरा ओलंपिक भारत के पदक जीतने के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पैरा ओलंपिक भी आपका वहां पे रहा था, जो 2020 का पैरा ओलंपिक वहां पे रहा था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे याद करिएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है, कि अगर ये बताओ जो पैरा ओलंपिक समिति का, अगर एक पॉइंट ये नोट करना कि इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय क्या बताएंगे? आप बताएंगे बॉन। क्या बताएंगे? बॉन। ये कहां पे है? ये आपका जर्मनी में। ये कहां पे आ जाएगा? आपका जर्मनी में आपका हो जाता है। यानी पैरा ओलंपिक का मुख्यालय कहां का बताएंगे आप? बॉन का आप यहां पे बता दीजिएगा। ये आपके वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आपके रिपीट यहाँ पे हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सबसे अधिक जीत हासिल करने का गौरव किस फुटबॉल खिलाड़ी को प्राप्त है? वहां पे 4 ऑप्शन क्या दिया गया? पहला है पेले, दूसरा है डिएगो माराडोना, तीसरा है जिनेदिन जिदान और चौथा है जॉर्ज बेस्ट। ये जो मुजफ्फरपुर एआरओ में आपका वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर वहां पे आपका क्या किया गया था? वो किया गया था पेले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी पेले ने वर्ष 1958 और 62, यानी क्या लिखेंगे? 1958 और 1962, और फिर नोट करना 1970 में फीफा विश्व कप में क्या किया इन्होंने? क्या क्या जीत हासिल वहां पे की थी? और सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप, अगर ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन अगर एक ये पूछ लिया जाए आपसे, अच्छा ये बताओ सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक बोले या फिर सबसे ज्यादा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फीफा विश्व कप किसने जीता, किस देश ने जीता, तो आप किसका नाम बताएंगे? आप नाम बताएंगे ब्राजील का। किसका बता देंगे? ब्राजील का, जिसने 5 बार विश्व कप वहां पे जीता था। और उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका जर्मनी हो गया। इटली ने 4 बार फीफा विश्व कप जीता है। यानी इसके बाद जैसे एक देश आपका कौन सा हो गया? जर्मनी। एक हो गया आपका जर्मनी हो गया, और इसके बाद जो इटली हो गया, इन्होंने क्या किया है? 4 बार फीफा विश्व कप वहां पे जीता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा फीफा विश्व कप कौन सा देश ने जीता, आप किसका राइट आंसर बताएंगे? तो आप बताना ब्राजील का नाम बताना। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट। ये पेपर क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा फीफा विश्व कप कौन से देश ने जीता, आप बताएंगे ब्राजील ने वहां पे जीता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या हमारे दिए गए? पहला है भूमिहीन खेतिहर मजदूर, दूसरा है रेहड़ी वाले, तीसरा है सीमांत किसान और चौथा है दुग्ध उत्पादन।
ये गया एआरओ में जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे? ये बताएंगे आप क्या, जो रेहड़ी वाले थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो पीएम स्वनिधि है, ये पीएम स्वनिधि या प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो इस योजना का प्रारंभ आप क्या बताएंगे? ये हुआ था आपका 1 जून, क्या बता देंगे? 1 जून 2020 में इसका प्रारंभ यहाँ पे हुआ था। और दोस्तों इसका जो आपका क्रियान्वयन मंत्रालय कौन हो जाएगा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, आप बताएंगे क्या? 1 जून 2020 में इसकी शुरुआत आपकी वहां पे की गई थी। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पीएम किसान, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया था? अब यहाँ पे वर्ष दिए जा रहे हैं, ये आपका दानापुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे आपका पूछा गया था। तब इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे क्या? 2019। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ आपका फरवरी 2019 में यूपी के गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी शुरुआत वहां पे आपकी हुई थी। और इसका जो क्रियान्वयन मंत्रालय कौन हो जाए? इसका भी कृषि एवं कल्याण मंत्रालय आपका हो जाएगा। और इस योजना के तहत जो किसान होते हैं, किसानों को क्या दिया जाता है? किसानों को यानी कि 6,000 रुपए, 6,000 रुपए यानी प्रति वर्ष 6,000 रुपए उन्हें प्रति वर्ष यहाँ पे दिए जाते हैं, प्रति वर्ष यहाँ पे उन्हें दिए जाते हैं। या फिर ये मान सकते हैं कि 2-2 हजार रुपए की जो 3 किस्तें आती हैं, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में उन्हें 6,000 रुपए वहां पे आपके ये दिए जाते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? साल के 6,000 मिलते हैं। और अगर देखा जाए कि जो 3-3 महीने में 2-2 हजार किस्तें वहां पे इन्हें दी जाती हैं, यानी 2,000 की 3 किस्तों में ये प्रदान की जाती है 1 साल में इन्हें। ठीक, ये सारे पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? लखनऊ एआरओ में जब ये क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन थे, स्पेन, जापान, आयरलैंड, जर्मनी। तब आप इसका आंसर वहां पे क्या कर देंगे? तो आप इसका राइट आंसर क्या बता देंगे? सर हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? आयरलैंड। क्या बता देंगे? आयरलैंड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कि जो भारतीय संविधान के भाग 4, ये भाग भी इसका याद रखिएगा कि जो भाग 4 है, और अनुच्छेद अगर कभी पूछ लिया जाए, अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके आपका 51 तक आपके ये जो नीति निदेशक तत्व है, नीति निदेशक तत्व को किसमें बताया गया? भाग नंबर 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसके बारे में आपको यहाँ बताया गया। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है, एक पॉइंट ये याद करें, जर्मनी से क्या आपका लिया गया, यहाँ पे नोट करना। ये पॉइंट इसका नोट कर लीजिए कि आपातकाल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का, मूल, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, मूल अधिकारों का निलंबन। ये अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए ये कहां से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? ये जर्मनी से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन ये किस देश से लिया गया? आप बता देंगे जर्मनी। क्या आप ये ले लिया गया है? ठीक है। और अगर कभी पूछा जाए नीति निदेशक तत्व कहां लिए गए, आप बताएंगे आयरलैंड से लेंगे। ये भाग नंबर 4 में दिया गया और अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक इसके बारे में बात वहां पे की गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया? अब यहाँ पे वर्ष का नाम पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, किस वर्ष इसे समावेशित आपका किया गया? तो आप क्या बता देंगे? ये बताएंगे 2002 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
यानी क्या बताएंगे, जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था, ये आपका 2002 में हुआ था। अब इसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, इसे अनुच्छेद नंबर 21 का में आपका ये जोड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड वहां पे कराई जाएगी। तो ये क्या बताएंगे यहाँ पे कि 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया, आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 जो वहां पे हुआ था, जहां पे ये कहा गया कि जो बच्चे 6 से 14, यानी क्या कहा गया, जो बच्चे 6 से लेके 14 वर्ष के हैं, 6 से लेके जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनको क्या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वहां प्रोवाइड कराई जाएगी, इसके बारे में प्रावधान यहाँ पे दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां से हमारी मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। टोटल आपके 15 क्वेश्चन मैथ के यहाँ पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का क्या दिया गया है, ये बताओ अगर 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर उसका औसत भार 7.9 kg बढ़ जाता, नए व्यक्ति का वजन बताओ कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो मैथ के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनकी आप स्क्रीनशॉट लेना, बाद में इसकी खुद प्रैक्टिस करना, कैसे इसके आंसर वहां पे आप यहाँ पे ला सकते हैं। दोस्तों इसे देखो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप पढ़िए कैसे आप इसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। देखो पहले क्या हुआ, देखो यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 10 व्यक्तियों का 10 व्यक्ति है यहाँ पे, यानी कि जो आपका जो औसत बढ़ेगा, औसत क्या बढ़ रहा है, औसत कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 7.9 kg। और कब ये बढ़ा है कि 10 व्यक्ति के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत वजन इतना बढ़ा है, यानी कि जो 10 व्यक्ति होंगे सभी का इतना इतना आपका बढ़ा है। तो टोटल बढ़ा कितना है, तो यहाँ पहले ये बताएंगे हम कुल वृद्धि हमारी कितनी हो गई, कुल वृद्धि आपकी कितनी हुई पहले ये बताओ। अच्छा ये हो जाएगी 7.9, यानी कि आप 10 व्यक्ति हैं, सबका का 7.99 वहां बढ़ेगा। तो टोटल क्या किया हमने, इसे कर दिया 10 से आपने गुणा कर दिया, तो टोटल कितना बढ़ गया 79 kg आपका यहाँ बढ़ गया है। तो जो नए व्यक्ति का वजन हुआ है, क्योंकि जब नया व्यक्ति आया तभी तो सबका बढ़ा है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, जो आपका पहले दिया गया है 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पे, तो जो ये 20 किलोग्राम एक व्यक्ति था इसका वेट यहाँ पे गिना ही जाएगा। उसके बाद कितना बढ़ गया, तो बढ़ा कितना 79 kg, इसमें आप 79 यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, ये आपका 99 kg आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो जो नया व्यक्ति होगा उसका भार कितना बता देंगे, 99 किलो बता देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस खुद करना कैसे आप इनके आंसर वहां पे ला सकते हैं। हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ अच्छा आप एक ट्रक और एक ट्रक है और 4 कार, यानी एक ट्रक है और 4 कार का औसत वजन आपका 48 किलो। दोस्तों ये तो हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या हमारा यहाँ पे होता है, ये चीज हमें पता है कि औसत का जो फार्मूला आपका होता है। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इनके औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो ये बताओ ट्रक का वजन कितना था। अब देखो यहां देखो क्या दिया गया, एक ट्रक है, 4 कार है, नोट टोटल 5 संख्याएं आपकी हो गई, ठीक है। अब इनका औसत अगर 48 kg है, तो ये बताओ अच्छा जब आपका क्या था, हमने लिख दिया जब आपका एक ट्रक था और 4 कार थी, 4 कार यानी टोटल संख्या है कितनी हमारी, यहाँ 5 संख्या हो गई। अगर 5 संख्याओं का औसत क्या दिया गया आपका 48 kg, क्या दिया गया 48 किलोग्राम यहाँ पे दिया गया। अब पहले ये बताओ अच्छा इनका योग क्या हो जाएगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या गुणे औसत, संख्या क्या है आपकी यहाँ 5 है और गुणे औसत क्या 48 है, 5 गुणे आप 48 करो क्या होगा, ये हो गया 240 किलोग्राम हमारा ये आपका हो गया। अब देखो अब ये कहा गया यदि ट्रक का वजन को अलग कर दिया जाए, यानी जब ये ट्रक का वजन आपका अलग हो गया तो अब कितनी अब सामान्य बचेंगे, यानी कितनी गाड़ियां बचेंगी, 4 गाड़ियां बची। अब कितनी गाड़ियां बची, 4 गाड़ियां बची। ये जो ट्रक था ये ट्रक हमारा हट गया, कुल 4 कारें बची हैं। अब कहा गया है कि तो इनके औसत वजन 1 किलोग्राम की कमी हो जाती, पहले वह औसत था 48 किलोग्राम,
अब एक की कमी हो गई, कितना हो गया 47, तो इनका योग क्या हो जाएगा, आप क्या करें गुणे 47 आप यहाँ पे कर दो, ये बराबर क्या होगा 188 किलोग्राम आपका यहाँ पे हो गया। अब पूछा जा रहा, अब ये बताओ अच्छा ट्रक का वजन कितना है। देखो यहाँ पे ये टोटल क्या, इसमें आपका ट्रक भी है कार भी है। अब ये किसका है, ये है केवल हमारा 4 जो कारें दी गई इनका योग है। तो केवल ट्रक का पूछेगा तो टोटल वाले में आप कार को माइनस कर दो। टोटल क्या हमारा दिया गया 240 में आप जैसे 188 माइनस करो, क्या निकल के आ जाएगा, ये 52 किलोग्राम यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ट्रक का वेट क्या हो गया 52 किलोग्राम आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी क्या राइट आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला मैथ का क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 कम है तो मनोज और पारस की आय बताओ कितनी है। मुजफ्फरपुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। देखो पहले क्या चीज आपको दी गई है, हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नाम दिया मनोज का, यहाँ पे किसका नाम दिया, यहाँ पे दिया मनोज का, यहाँ पे हमने नाम दिया पारस का, किसका नाम दिया, पारस का नाम दिया। अब क्या दिया गया, मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। अगर हम माने इनकी आय 12 है, इनकी अनुपात आपका 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इनकी आय में जो डिफरेंट है कितना है 4000 का, लेकिन जब हम रेशियो में अंतर निकालो, ये रेशियो में अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 5 का, तो ये 5 रेशियो में तो 5 का आ रहा है, लेकिन आपका ये आय में रुपए में कितना दिया गया 4000, यानी 5 बराबर आपका दिया गया ये 4000 के। तो ये बता दो अच्छा एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 5 से भाग करोगे यहाँ पे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हो गया 800 रुपए आपका यहाँ पे हो गया। अब पूछा हमसे जा रहा है तो ये बताओ मनोज और पारस की कुल आय, देखो रेशियो देखो 1 बराबर आपका 8000 है। अब इसे 12 इसे 7, 12 और 7 कुल इनका जोड़ कितना हो गया, ये आपका 12 7 जोड़ोगे ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 19 आपका हो गया, कितना हो गया, ये आपका 19 हो गया। तो अगर 1 बराबर 8000 के है तो 19 बराबर क्या हो जाएगा, आप करेंगे 800 गुणे 19 आप यहाँ पे करोगे तो ये कितना आपका हो जाएगा, गुणा करोगे ये आपका हो जाएगा 15,200 रुपए, 15,200 रुपए आपका ये हो जाएगा। दोनों की आय क्या हो जाएगी 15,200 हो जाएगी। यानी जो ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया ये हमारा राइट आंसर आपका होगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस करिए कैसे आप इसके आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिस बाद में जरूर करिए कैसे इनके आंसर यहाँ पे आपके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या बताओ क्या आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ये आपका गया एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे जो 40% है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 40% है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 40 बटे परसेंट हटाए बटे 100 कर दिया। अब इसे काटो कितनी बार, 0 0 कट गया, 2 से काटा ये 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 5 आपके, यानी 2/5 आपका यहाँ पे हो गया, क्या हो गया 2/5 आपका हो गया। अब देखो अब यानी कि 40%, तो 40% कितना आपको मानो 2 है यहाँ पे, तो यानी कि कितना हम जोड़े कि हमें वही संख्या यहाँ प्राप्त हो जाए। यानी देखो 5 है मतलब यहाँ पे 2 हो गया, इसे अगर हमें 5 करना हो कितना हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो आप 3 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे यहाँ पे 3 जोड़ेंगे। आप ध्यान देखो 3 जोड़ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमें एक चीज ये पता हो गई कि जो आपका 3 यूनिट है, 3 यूनिट मान कितना है आपका 165, यहाँ पे आप क्या हो गया, तो 1 यूनिट मान कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा, 3 से हम भाग कर देंगे। तो ये बता दो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 बराबर क्या आपका हो जाएगा 55 गुणे आप यहाँ 5 कर दो बराबर क्या हो जाएगा 275 आपका ये यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 275 हमारा ये आपका हो जाएगा। तो ये बताओ वो संख्या कितनी हमारी निकल के आ गई, तो वो बता देंगे आप 275, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैथ बिल्कुल इजी आती, बस थोड़ी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आप बड़ी आसानी से आंसर वहां पे सभी के निकाल सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना कैसे इसका आंसर आप वहां पे निकाल सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट एक बार यहाँ पे ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में
18% की वृद्धि की गई है और टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की जो संख्या है 25% कम हो गई है। अब बताओ आय पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। ये दानापुर एआरओ में सीधे सीधे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा गया। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से एक बार देखिएगा। देखो हमने देखो यहाँ पे लिखा, पहले यहाँ एक चीज हम लिख देते, पहले यहाँ पे लिख दिया पहले क्या चल रहा था और यहाँ पे लिख दिया अब क्या चल रहा है, ठीक है। अब इधर हमने लिख दिया कीमत, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया उनके कीमत में क्या प्रभाव पड़ा, और इधर हमने लिख दिया उनके जो दर्शक हैं उनके दर्शकों में क्या, उनके दर्शक जो थे दर्शक में क्या प्रभाव पड़ा, हमने ये संख्या यहाँ पे आपने लिख ली। अब देखो पहले दिया कि एक मूवी टिकट के मूल्य पे यानी जो उसकी 18% की वृद्धि हुई। देखो जो आपका ये 18% है, 18% हटाए बटे 100 कर देंगे, यहाँ पे 2 से काटो ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, 2 से काटा ये 50 हो गया, 50 हो गया। यानी यहां से हम क्या चीज बता सकते हैं, यहां से हम क्या बता सकते हैं, ध्यान से आप देखो पहले कि यहाँ पे क्या आप बताएंगे। पहले ये चीज देखो क्या दिया गया, 18% की वृद्धि होती है। यानी कि अगर पहले मूल्य यहाँ पे आपका 50 था और 50 में अगर 9 की वृद्धि हो गई तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 59 रुपए आपका हो गया, ठीक है। अब फिर दिया गया है उनके दर्शकों में, दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। ये जो आपका 25% को क्या लिख सकते हैं, 25 बटे 100 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, आप काटेंगे 25 से 1 बटे 4 हो गया। यानी कि अगर पहले संख्या ये 4 थी अब कितनी हो गई, 1 कम हो गई, 4 में 1 की कमी हो गई, 3 आपकी हो जाती है। अब देखो क्या करोगे, अब सीधा सीधा क्या करो, इन दोनों गुणा करो, 50 गुणे 4 करो, ये हो गया 200 हो गया, 59 गुणे 3 किया, ये आपका 177 आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कितनी कमी हो रही है आपकी, ये कमी हो रही है हमारे 23 रुपए की, 23 की कमी हो रही है यहाँ पे। लेकिन हमें पूछा गया कितना परसेंटेज की कमी हो रही है। 23 की कमी आपकी जो हुई है ये किसमें हुई है, 200 में आपकी ये कमी यहाँ पे हुई है। किसमें कमी हुई है, 200 में। तो क्या करोगे, बटे में करोगे 200, कितनी कमी हुई, 23 की कमी हुई है, और गुणे कर दो यहाँ पे 100%, निकाल, इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2 0 हमारे कट गए, 2 से इसे भाग करो कितना हो जाएगा, ये हो गया 11.5%, कितना हो गया 11.5% हमारा ये आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आप इसका क्या बता देंगे, 11.5% कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखिए कैसे आप इसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः कितना आपका हो जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। ये जब आप कैथर एआरओ में ये सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पूछा गया, कैसे आप इसे सोल्व करेंगे देखिएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया 25%, तो ये जो 25% आपका होता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 25 बटे 100 लिख सकते, यानी 1 बटे 4 आपका ये यहाँ पे हो गया। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अगर ये क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अगर 4 रुपए हमारा क्या था, क्रय मूल्य था 4 रुपए, अगर एक की हमारी कमी होगी, कितना बेचेंगे हम, 3 की बेचेंगे, तो इनका रेशियो, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 का अनुपात हो जाएगा। बस यहीं से आपका इसका आंसर आपका आ गया। तो 4:3 आप रेशियो बता देंगे। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को उसने 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आपका 80 रुपए है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। एक वस्तु का बता दो क्रय मूल्य आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। कैसे इसे सोल्व करेंगे, ध्यान से आप देखो। हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्या है 15% के लाभ है और दूसरे 5% की हानि है। देखो यहाँ पे जहां पे आपका 15% है, 15% हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 3/20 यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो 5% है, 5% को आप क्या लिख सकते हैं, इसे 1/20 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखो अब क्या करो, अब हमने यहाँ पे लिख दिया, आपने क्रय मूल्य यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने विक्रय मूल्य आपने लिख दिया। अब पहले बोला कि 15% का लाभ हुआ, तो अगर 20 में हमें 3 का लाभ हुआ, अगर ये मानो पहले क्या हुआ, यहाँ पे सीपी कर लो, ये क्या हो क्रय मूल्य, ये सीपी क्रय मूल्य हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अगर क्रय मूल्य पहले 20 था और 3 का लाभ हुआ, कितने का बेच दोगे, अब यहाँ बेच दिया 23 का बेच दोगे। अब यहाँ दूसरे में आ जाओ, अगर क्रय मूल्य आपका 20 है, क्रय मूल्य आपका यहाँ पे 20 है,
अब वहां पे अगर आपकी एक की हानि पे बेचोगे, कितना की बेचोगे आप, 19 की यहाँ पे भेज दो, कितने की बेच रहे हो, 19 की आप यहाँ पे भेज रहे हो। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ये देखो यहाँ पे कितना लॉस हुआ, यहाँ पे डिफरेंट कितना आपका आ रहा है, यहाँ पे यह 23 और 19, यानी 23 से आपका 19 हो गया, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका 4 यूनिट का, यहाँ पे डिफरेंट हमारा 4 का हो रहा है, यहाँ पे 4 यूनिट का हमारा डिफरेंट आ रहा है। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया इनके बीच का अंतर आपका 80 रुपए है, यानी 4 बराबर आपके अगर ये 80 के है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 के हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपका क्या है 20 ही, तो 1 का पूछा जा रहा है। तो अगर 1 बराबर 20 के है तो ये बताओ 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुणे आप 20 कर दोगे, 20 गुणे 20 करो कितना हो गया, ये आपका हो गया 400 रुपए आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी यहाँ पे दिया गया, ये हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारे मैं क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो आपके हर बार रिपीट वहां पे होते हैं। बस आप करना क्या, जो मैंने आपको नोट्स दिए वो नोट्स आप तैयार करिए, या फिर जो मैंने आपको बैच में क्लास है मैंने वहां पे करा, वहां पे प्रॉपर डिटेल से आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या तैयार करने, किस सब्जेक्ट पे कौन से टॉपिक ज्यादा आपको फोकस करना है कि आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाए। तो सीधा सीधा प्ले स्टोर पे जाना और वहां पे जैसे ही आप क्या सर्च करोगे, जैसे ही आप वहां पे NA वाला जैसे ही आप वहां पे सर्च करोगे, ये आपको बैच वहां पे दिख जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, बैच दिखो, उसे ज्वाइन आप वहां पे कर लेना, या फिर जो आपका स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसमें हाई लिख के मैसेज करेंगे, एप्लीकेशन का लिंक वहां भी आपका आ जाएगा। यकीन मान चलना दोस्तों, जो मैं आपको 3-4 महीने बता दूंगा, अगर आप वैसी तैयारी वहां पे कर लेंगे, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, मैं वो सारी चीजें आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं। बस एग्जाम तक जो चीज बताऊं उसे आप फॉलो वहां पे करके चलते रहना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। यदि रमेश को 18,600 का कुल ब्याज चुकाना है तो मूलधन की राशि बताओ क्या होगी। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करते हैं। यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, जो साधारण ब्याज होता है ये होता है मूलधन होता है गुणे दर होता है गुणे समय होता है बटे आप यहाँ पे 100 करते थे। ये इसका फार्मूला आपको, अब जो चीजें दी है बस वही रखो, आपका आंसर यहाँ निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या है 18,600, यहाँ पे क्या दिया गया आपका 18,600 हमारा दिया गया। अब बराबर का मूलधन हमसे पूछा जा रहा है और दर क्या दी गई, ये दी गई आपको 7.5%, 7.4, और समय कितना दिया गया 4 वर्ष दिया गया। अब बटे आप यहाँ पे 100 कर दो, बस इसी पी का मान आपको निकाल देना, यही आपको यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000 जो 600 लिखा है, और गुणे कर दोगे यहाँ पे 100 से गुणा कर दोगे। अब बटे में क्या हो जाएगा, ये 7.5 7.5 आपको यहाँ पे हो जाएगा, और गुणे आप यहाँ पे 4 कर देंगे। अब इसे सोल्व करो, कितना आएगा, दशमलव से दशमलव हटा दोगे, 4 से 100 को भाग कर दोगे, या पूरा सोल्व करोगे, ये निकल के आएगा 6,000, मतलब 62,000, या कितना, 62,000 आपका ये आ जाएगा। तो क्या राइट आंसर बता दें, मूलधन क्या हो जाएगा 62,000 रुपए आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाद इसकी एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर करना। ये आपका मुजफ्फरपुर ARO में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि विनीता ने 12,000 रुपए की धनराशि 9% साधारण ब्याज पर दर पे निवेश की, निश्चित समय पश्चात उससे 18,480 रुपए हो जाती है। अब तब बताओ समय कितना होगा, समय पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया, देखो क्या क्या दिया, पहले वो चीजें यहाँ पे नोट करो। पहले दिया गया 12,000 रुपए की धनराशि, मूलधन क्या दिया गया, हमें दिया गया 12,000, क्या दिया गया 12,000। अब ये राशि क्या, ये आपका मिश्र धन यहाँ पे दिया गई, ए बराबर क्या है 18,480 हमें ये दिया गया। और यहाँ पे दर क्या दी गई, आर का मान क्या दिया गया, ये दिया गया हमें 9% दिया गया, और हमसे टी का मान पूछ रहा, बताओ समय क्या आपका होगा। तो समय दो, सबसे पहले निकालो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे कि जो आपका मिश्र धन है इसमें मूलधन को माइनस कर दोगे, साधारण ब्याज यहाँ पे निकल आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, यानी जब 18,480 में आप 12,000 माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 6,480। क्या निकल के आएगा 6,480। तो हमारा साधारण ब्याज आपके यहाँ पे हो गया, यानी 18,480 में 12,000 माइनस करोगे 6,480 निकल के आ गया।
अब वही फार्मूला लगा दो आप कि साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 आप कर दो। तो साधारण ब्याज क्या है 6480 है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करो ध्यान देखना, यहाँ पे है 6480 बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन क्या है हमारा 12000, 12000 और गुणे दर क्या है आपकी 9% है, और समय हमें निकालना है टी रख दिया बटे 100 कर दोगे। यहाँ पर इस टी का मान आप निकाल दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बताओ तो टी बराबर क्या आपका हो जाएगा, टी बराबर आपको समय बराबर क्या होगा, ये हो गया 6480 गुणे आप यहाँ पे 100 कर दोगे बटे क्या होगा ये 12000, 12 क्या करो 12000 गुणे आप यहाँ पे 9 कर दिया। अब इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 100 से ये 2 जीरो 2 जीरो हमारे ये सीधे सीधे यही कट जाएंगे। आप 9 से इसे भाग किया, इसे जब 12 से भाग करोगे ये कितना निकल के आ जाएगा 6 वर्ष, कितना निकल के आएगा 6 वर्ष आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे 6 वर्ष आपका हो जाएगा। समय कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 6 वर्ष हमारा निकल के आ जाएगा। तो आप क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लो, प्रैक्टिस करो कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर जाता है। रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय आपका लगेगा। ये मान चलो जैसे कोई आपकी ये टैंक हो गया, ये हमने माना कोई हमारा टैंक है। अब एक नल आपका मान लो यहाँ पे लगा हुआ है जो यहाँ पे पानी डाल रहा है, ठीक है। लेकिन आप मान लो नीचे कोई रिसाव मान लो, या फिर एक हमने मान लिया कोई यहाँ पे रिसाव या कोई नल ही लगा है, यहाँ पानी आपका निकल रहा है। तो यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि जब एक तरफ ये पानी भर रहा और जब ये दोनों अगर खोल दिया जाए, यानी पानी निकलता भी रहे वो भरता भी रहे, दोनों अगर साथ चले वहां पे, तो भरने में कितना समय लग रहा है 50 घंटे वहां पे लग रहा है। अब हमें ये बताना है कि अगर पूरी टैंकी को हम वहां भर दें पानी से, और केवल ये आपका जो नल लगा है या रिसाव जहां से हो रहा है, तो पूरा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। हमने माना दो टैंक हो गए, एक हमने माना जो मान लो इससे हमने मान लिया ए, मान लिया ये हमारा ए नल लगा है, इसको मान लो बी चाहे छेद मान लो जहां रिसाव हो रहा है, आप मान लो एक नल की टंकी वहां पाइप ही वहां पे लगी हुई है। जब केवल ए नल चलता तो इसे पूरी टंकी को भरने में कितना समय लग रहा था, यहाँ पे लग रहा 30 घंटे यहाँ पे लग रहा है। जब ये नल पानी भी भरे वहां पे और इससे पानी निकलता भी रहे, यानी कि अगर हम ये माने कि a प्लस बी यहाँ पे लिख दे, तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है 50 वहां पे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है, भर नहीं रहा, पानी निकाल रहा है वहां पे। तो अगर वो कैसे सॉल्व करें, इन दोनों को पहले आप एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, ये आपका मान लो 150 कुल एलसीएम हो गया। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं जो हमारा टैंक है इसमें हमें 150 लीटर पानी टोटल इसमें आ सकता है आपका, ये हम माने चलते हैं। अब देखो, अब जब इसे 30 का इससे भाग करो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार जाएगा। 50 से करो ये आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार आपका यहाँ पे जाएगा। देखो यहाँ पे केवल a है 5 है, a प्लस बी आपका 3 है। जब आप a प्लस बी में, यानी इस a प्लस बी में आप जब ये वाला a माइनस करो, ये वाला माइनस कर दो, तो a का मान क्या रखा है, a का मान 5 है, और प्लस का b बराबर क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या लिखा है आपका 3 लिखा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 करो बराबर क्या हो -2। यानी यहाँ माइनस इस वजह से आया, ये जो पानी भर नहीं रहा वहां पे, ये पानी निकाल रहा है। अगर ये बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा, मान लो यहाँ पे टोटल पानी से 150 लीटर निकालना है, तो अगर 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 150 पानी निकालने में कितना समय लगेगा, 2 से भाग करो कितना हो जाएगा, ये आपका 75 आपका यहाँ निकल गया। ये 75 घंटे लग जाएंगे पूरे टंकी को खाली होने में। तो राइट आंसर आप क्या बता देंगे इसका, 75। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। किसमें बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ उसकी गति क्या है वहां पे। कैसे को, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी क्या है, 1600 मीटर। दूरी क्या यहाँ पे दी गई, ये आपकी दी गई 1600 मीटर, और यहाँ पे 1600 मीटर दूरी दी गई और 4 मिनट में, तो दूरी बटे समय करते हैं आप यहाँ पे, तो दूरी 4 मिनट लिखा, 4 मिनट। देखो यहाँ पे ये लिखा आपका मीटर लिखा, हमसे पूछा किसमें गया, किलोमीटर में। तो जो आपका 1600 मीटर है, इसको जो किलोमीटर में आप बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, इसके मान हमने भाग कर दिया किससे, 1000 से। आप इसको 1000 से यहाँ भाग कर दोगे तो जो 1600 मीटर है ये आपका किलोमीटर में आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया गया 4 मिनट,
लेकिन हमें बताना है किसमें, घंटे में। तो मिनट को जब घंटे में बदलते हैं 60 से भाग करते हैं, या 4/60 कर लो, या 60 आप यहाँ पे ऊपर कर लो। अब बस इसे ही आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो दो जीरो हमने सीधे सीधे काट दिए, इस जीरो से ये जीरो हमने काट दिया, 4 से काटा, ये 4 चौक 16 हो गया, 6 चौक क्या हो गया 24, क्या हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये निकल के आ जाएगा। चाल क्या हो गई आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए कैसे इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 30 मिनट की देरी पे पहुंचता है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता है, तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी बताओ क्या है। ये आपसे यहाँ पूछा गया है। हम ये मान लेते हैं उसके घर से उसकी जो स्कूल की दूरी, हमने माना कि वो दूरी आपकी है x, हमने मान लिया दूरी आपकी क्या हो गई x किलोमीटर, हमने दूरी यहाँ पे मान ली, ठीक है। अब जब ध्यान से ये सोचना, अब देखो दूरी हमने क्या लिख दी, दूरी हमने लिख दी x, यहाँ पे लिख दी, एक x यहाँ पे लिख दी। अब ये चीज ध्यान देखना, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है, कितने स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वहां पे चलता है, तो उसे वहां पे जो समय लेते हैं 30 मिनट की देरी से वहां पहुंचता है। यदि वो 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से चले तो वो समान समय पर वहां पहुंच जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर वो 8 किलोमीटर स्पीड जब वहां पे चल रहा था, जो समय उसे लगा, कि दूरी बटे आप क्या करिए यहाँ पे चाल करोगे, समय आता है, ये दूरी हमने एक्स मान रखी है और चाल हमने मान लिया क्या 8 जो दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो आपके 12 की जब चाल चलता है वो समय पर पहुंच जाता है, यानी इनके बीच जो समय का डिफरेंट है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 30 मिनट का, कितना आ रहा है 30 मिनट का आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये आपका 30 मिनट आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जो सारे इधर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, किसमें दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में, हमारा ये चीज वहां पे आपको दी गई है। तो जो मिनट है इसे घंटे बदल दो, 60 से आप सीधा सीधा यहाँ भाग कर दो। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखो 8 और 12 का एलसीएम लोगे कितना होगा, ये आपका 24 हो गया। अब 8 का भाग 24 में क्या 3 आया, तो ऊपर 3 से गुणा कर दे, यहाँ पे हो गया हमारा 3x हो गया। 12 24 भाग करो 2 बार जाएगा, ऊपर आप 2x से यहाँ 2 से गुणा करो 2x हो गया, बराबर क्या हो गया आपका ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 30 से 60 को भाग कर दो यहाँ पे, अब दो 3x में 2x माइनस करो, x बचेगा केवल। अब यहाँ पे क्या हो 24 इधर जाएगा, अब 2 से चाहो काट दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x मान क्या आ जाएगा 12 आपका निकल के आ जाएगा। तो दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 किलोमीटर दूरी हमारी आपकी हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता देंगे, 12 किलोमीटर हमारा इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप मैथ की क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। जो क्लासेस में वहां पे एप्लीकेशन करा रहा हूँ, जैसे चीजें मैं बता रहा हूँ वहां तुरंत आप वहां पे आंसर ला सकते हैं। वहां मैं ये भी बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे आपको जल्दी जल्दी वहां पे करनी है, कि समय भी न लगे और केवल ऑप्शन देख के भी आप वहां पे आंसर टिक कर सके, वो भी चीजें आपको वहां बताई जा रही हैं। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क 4 मिनट में पार करता, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ये सेम सवाल रिपीट हो गया दोबारा से, ये एआरओ मुजफ्फरपुर में क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हो गया। तो मैंने बताया ना, जो आप ये क्वेश्चन होते हैं बार बार वहां पे रिपीट होते हैं। बस ये होता है एक एआरओ को दूसरे एआरओ में, दूसरे एआरओ को तीसरे एआरओ में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा ही चुका, कैसे इसका आंसर आया था आपका 24 आया था, अभी पहले ही मैंने इसका करा दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर वहां पे आपका ये आ रहा था। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की और 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय आपका लेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब ये बताओ, जैसे कि ये मान चलना कि यहाँ पे कोई चोर था, ठीक है, यहाँ पे मान लो, चलो ये मान लो, ठीक, यहाँ पे हमने मान लिया, ठीक है। पहले दिया गया एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। अब यहाँ पे एक चोर था, मान लो उसने पहले कोई चोरी की वहां पे, उसके बाद 60 के स्पीड से वो भागना शुरू कर दिया, यानी 1 घंटे में वो जा रहा है 60 की स्पीड से जा रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 30 मिनट के बाद पुलिस मान लो यहाँ से, फिर अब पुलिस यहाँ दौड़ना शुरू करेगी, यानी कि अब ये बताओ, अच्छा जो चोर था अगर 60 की स्पीड 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा था,
तो ये बताओ 30 मिनट बाद पुलिस वहां पे चली है तो ये आधे घंटे बाद चोर तो आगे निकल गया होगा। तो ये अगर 1 घंटे में 60 जा रहा है तो आधे घंटे में कितना जाएगा, हम मान चलो चोर यहाँ पे आ गया, तो ये टोटल दूरी आपकी 30 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ पे अगर वो 1 घंटे में 60 गया तो आधे घंटे में 30 तो चला ही जाएगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे जो पुलिस है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे मान लो चोर। अब पुलिस की स्पीड क्या है आपकी 80 है और चोर की स्पीड से भाग रहा है, चोर भाग रहा है आपका 60 की स्पीड से भाग रहा है। तो ये बताओ अच्छा ये कितने स्पीड से इसे कवर कर रहा है, इसकी 20 की स्पीड ज्यादा है केवल, ये 20 की स्पीड से कवर करेगा वहां पे। और टोटल है दूरी कितनी, टोटल आपके 30 किलोमीटर कवर करना है। तो ये बताओ 30 किलोमीटर दूरी अगर वो 20 की स्पीड से कवर करेगा, समय कितना लगेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाए, दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो दूरी हमारी क्या दी गई 30 किलोमीटर और चाल क्या आपका 20 के वो कवर करेगा। अब इसे सॉल्व कर लो, यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 0 0 आपका कट गया, बराबर क्या आ गया 3/2 घंटे आपका निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर आप क्या बता देंगे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस करना कैसे इसका आंसर आप यहाँ पे ला सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैथ का आता है, यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताओ क्या आपका यहाँ पे होता है। दोस्तों जो आपका आयत होता है ना, हमने माना कि ये आपका कोई आयत है, हमने क्या मान लिया ये आपका कोई यहाँ पे आयत आपका हो गया, ये इसका विकर्ण होगा। अब देखो यहाँ पे हमें ये पता, अगर ये एंगल आपका 90 अंश यहाँ पे होता है तो ये जो आपका विकर्ण होता है, विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, ये आपका लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। तो इसका विकर्ण का होल स्क्वायर होता है कि लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमने वहां पढ़ रखी है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाता है। अब देखो यहाँ पे दिया जा रहा है यदि यदि विकर्ण क्या है 10, अगर ये इसका मान आपको यहाँ पे 10 दिया गया, पूछा जा रहा है आयत का बताओ क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे क्या क्या दिया जा रहा है, और परिमाप देखो आयत का परिमाप क्या होता है, अगर परिमाप पूछ लिया जाए आयत का परिमाप क्या होता है तो ये होता है आपका 2 क्या हो जाता है 2l + b, ये आपका परिमाप यहाँ पे हो जाता है। अब देखो क्या क्या चीजें दीजिए, वैसे आप इसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। हमें निकालना l गुणे b का मान हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। अब देखो अब सीधा सीधा हमने ये किया कि देखो जो विकर्ण का स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका आप होल स्क्वायर कर दो, यानी कि अगर हम ये कर दें 100 का होल स्क्वायर, विकर्ण का होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यानी यहाँ क्या कर दिया l का स्क्वायर, यहाँ पे हमने कर दिया b का स्क्वायर। यानी हमें एक चीज ये पता होगी कि l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का मान क्या हमें पता है, 100 हमें पता है। l स्क्वायर b स्क्वायर का मान क्या पता हमें, 100 यहाँ पता है। अब देखो अब यहाँ पे देखो सवाल, अब आगे देखो क्या दिया गया, परिमाप आपका यहाँ पे दिया गया, परिमाप आपका ये लिखा हुआ है। तो इसे क्या किया हमने, देखो परिमाप क्या दिया जा रहा है आपका, ये दिया गया है परिमाप उसका 28 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम ये लिखे यहाँ पे 2l + b का मान क्या दिया गया आपका 28 दिया गया है। तो ये बताओ अच्छा l + b का मान क्या हो जाएगा आपका, ये 2 से यहाँ भाग करोगे 14 आपका निकल के आ जाएगा। अगर हम दोनों की तरफ वर्ग कर दे, दोनों तरफ आप इसे यहाँ वर्ग कर दो, यानी l + b इधर आप क्या कर दो, l + b का आप यहाँ पे वर्ग कर दो और बराबर 14 का आप यहाँ पे सीधा सीधा वर्ग कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ये 2lb बराबर 14 को वर्ग करो कितना 196 आपका ये हो जाएगा, कितना होगा 196 हमारा हो गया। देखो हमें एक चीज ये पता है जो आपका l स्क्वायर b स्क्वायर है इसका मान क्या पता, हमें 100 पता है। तो अगर आप यहाँ पे 100 रखोगे और 100 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हमें पता हो गया 2lb बराबर क्या होगा, 100 इधर माइनस कर दिया क्या हो गया 96 होगा। तो ये बताओ l गुणे b केवल हो जाएगा 96 होगा, 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48, क्या आ गया 48 हमारा निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बता दो, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 शब्द अक्षर को एक समूह दिया गया है, वह शब्द चुनो जो कि विषम है। यानी 3 तो आपके एक बराबर है लेकिन एक आपका अलग है, ये आपसे पूछा गया अलग बताओ कौन सा आपका यहाँ पे आपका हो जाता है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। देखो या यहाँ देखो पहले देखो जो Q है, Q से अगर आप S में आ जाओ कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, यानी PQ RS कितना बड़ा, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं +2 बड़ा, क्या बड़ा है प्लस का 2 बड़ा है।
अब देखो ई से यहाँ पे आ जाओ, यानी अगर आपका ई है, ई से अगर आप जी करो कितना एफ जी, यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या बढ़ रहा है आपका प्लस का 2 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, आर से मान लो आपका टी कर रहे हैं तो आर पी क्यू आर एस टी, यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या प्लस का 2 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो आपका जैसे एन हो गया, एन से आपका टी हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे देख रहे हैं हम कम से कम 6 बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, ये हमारे को क्योंकि इनमें तो हमारा 2-2 बढ़ रहा है दोनों में, लेकिन इसमें क्या हुआ हमारा 6 बढ़ रहा है, यानी ये आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सीधा सीधा मार देंगे भाई, ऑप्शन डी आपका इन चारों से आपका अलग हो जाएगा। बस हमने क्या किया, मान लो जो अपने अल्फाबेट वहां पे दिए गए, एक एक हमने प्लस करके देखा कितना कितना बढ़ रहा है और किसमें ज्यादा गैपिंग होगी। सब में 2-2 गैपिंग हो रही है, लेकिन जो चौथा वाला इसमें ज्यादा आपकी गैपिंग हो गई, तो जिसमें ज्यादा गैपिंग होगी वही हमारा आपका अलग चीज आपकी वहां पे हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं का विषम युग्म चुनो। ये बताओ इनमें कौन सा आपका विषम है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। कैसे आप इनका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये बताओ कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ध्यान तो देखो, कैसे आप इनका आंसर सभी के वहां पे ला सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका एआरओ कैथर में आपका वहां पूछा गया था, आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, ये बताओ कैसे आप इसका आंसर वहां पे क्या आपका आएगा। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते, 12 है, 12 मतलब 86 कैसे होगा। हमने किया कि अगर आप 12 गुणे 7 के 12 गुणे 7 कर दो और प्लस इसमें 2 जोड़ दो, तो 12 7 84, 84 में 2 जोड़ा हमारा 86 आपका हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें अगर हम क्या करें, 5 गुणे यहाँ भी आप करो 7, 5 7 35, 35 में अगर यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ 5 7 क्या हो गया आपका, 5 7 35 हो गया। 35 में अगर हम 2 जोड़े क्या बढ़ रहा है, नहीं भैया अलग हो रहा। अब इसमें चेक कर लेते हैं पहले, देखो 8 गुणे 7 करो, अब 8 गुणे 7, 8 7 56 और प्लस का 2, हाँ ये आपका 58 सही हो रहा है ये भी। अब यहाँ पे आ जाओ, 3 गुणे आप 7 करो और प्लस का 2 जोड़ो, 7 21, 21 2 और 23, ये भी सही हो गया, ये भी सही। लेकिन ये हम देख रहे हैं ये आपका अलग हो रहा है, ये हमारा मैच यहाँ पे नहीं कर रहा, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका डिफरेंट आपका हो जाएगा। ये कैथर एआर में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर वहां पे आपका पूछा गया था। बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपके कौन कौन से सेम है और इनमें कौन सा आपको वहां पे अलग हो गया, ये आपको वहां पहचान वहां पे आपको करनी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है। ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे ये बताओ। अभी दोस्तों जो मैंने चीजें आपको बताई ना, सेम वही फंडा आपका इसमें भी आपका लग रहा है, जो अभी चीजें मैंने बताई वैसे ही आपका इसका आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, 196 लिखा है। अब ये बताओ, अच्छा अगर हम 196 का आप पहले क्या करो वर्ग, 196 का आप क्या कर दिए यहाँ पे वर्ग कर दिया, एक किसका वर्ग होगा, देखो ये 14 का वर्ग होगा, 196 वर्गमूल करो, ये कितने का होता है, 14 का होता है। अब अगर हम 14 को क्या करें, 7 से भाग कर दो, 7 से भाग करो, ये कितना आ गया, 2 आ गया हमारा, यानी 2 हमारा, ये हमारा 2 आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 784 है आपका, क्या लिखा है 784 आपका लिखा है। अब ये अगर हम 784 का वर्ग वहां पे कर दे, ये किसका होगा, 784 किसका वर्गमूल होता है, ये आपका 28 का, ये 28 का वर्गमूल। तो अगर 28 को हमने क्या किया 7 से भाग करते, ये तो 4 निकल के आ गया, ये तो 4 हमारा यहाँ पे लिख दिया गया। अब वैसे ये बताओ 3136 लिखा है, क्या लिखा है 3136 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका पहले क्या करो, आप यहाँ पे वर्गमूल निकालो, अब वर्गमूल निकालो, फिर इसका क्या कर दोगे आप, 7 से पहले वर्गमूल निकालोगे, फिर 7 से आप भाग कर दोगे, फिर जितना भी आएगा गुणा करो, वही आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सीधा सीधा लिखा, यहां बनाया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमने किया कि पहले हम निकालेंगे 3136 का, आप यहाँ पे क्या कर दो वर्गमूल आप निकाल लो, जो वर्गमूल आपका इसका निकलेगा उसको आप क्या करोगे 7 से आप यहाँ भाग कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये 3136 जो यहाँ पे दिया गया किसका वर्गमूल होगा, आप बताएंगे सर ये तो 56 का वर्गमूल आपका हो जाता है। अब यहाँ बटे 7 आप यहाँ पे करते हैं, बटे 7 करेंगे तो ये संख्या आपको निकलेगी। अब 7 से भाग करो, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, कितना हो गया 8। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन संख्या हमारी आएगी, ये आपकी 8 है, कौन संख्या आ जाएगी 8 आपकी आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपने क्या बता दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा। इसमें क्या किया गया, पहले उस संख्या का जो आगे संख्या दी गई इसका क्या किया गया,
वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकाल के जो संख्या इस 7 से भाग कर दिए वो संख्या आगे लिख देंगे। इसका वर्गमूल निकाल के 7 से भाग करो, इसका वर्गमूल निकाल 7 से, तो हम इसका वर्गमूल निकाल के 7 से भाग करोगे तो ये 8 आपका निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप देखो अगला क्वेश्चन आता है, यदि ये बताओ देखो इसे कैसे आप सॉल्व करोगे। आप अगर यहाँ पे नंबर डालो, देखो ABCD हम गिनते हैं, ए हमारे पहले नंबर पे आता है, बी का पूछता है, बी आपका दूसरे नंबर पे आता है। यानी हमें ये पता, जैसे कि आपका ए हो गया, ए आपका पहले नंबर पे लिखा है, और देखो आगे क्या लिखा, AND, आगे क्या लिखा आपका ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आपका डी है। अगर यहाँ पे नंबर करो, ये आपका 1 हो गया, ये आपका कितना एन आता है 14 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है। अब जब इन सभी को आप गुणा कर दो, 14 चौको कितना हो गया हमारा 56 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब पहले इनके नंबरिंग हम वहां पे कर लेंगे, इन सभी का गुणा कर देंगे, आपका आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, दिल्ली लिखा हुआ है। अब अगर दिल्ली लिखा है, डी हो गया, ई हो गया, आपका एल हो गया और एच हो गया, फिर यहाँ पे आई हो गया। अब देखो डी आपका किस नंबर 4 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, एल आपका 12 नंबर, एच आपका 8 नंबर और आई आपका 9 नंबर पे आएगा। अब इन सभी को अगर आप यहाँ पे गुणा कर देंगे, इन सभी को गुणा करो, इन सभी जो गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा, ये गुणा करेंगे 17,280, कितना हो जाएगा 17,280 आपका निकल के ये आ जाएगा। तो आप सीधे सीधे क्या बता देंगे, सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 17,280 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदराबाद AR में सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया था। आप एक बार इसका स्क्रीन छोड़ लेना, फिर प्रैक्टिस करना कैसे इसके आंसर आप वहां पे ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करो। जिसे भोजन पेट है, ईंधन का क्या होगा, भोजन पेट ईंधन का बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये मुजफ्फरपुर AR में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, इंजन, क्या इंजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जैसे जो भोजन होता है, भोजन कहाँ रखते हैं, जो भोजन हम लोग मान लो कभी ऊर्जा की जरूरत हमें पड़ती है, कोई भाई हमें काम करता है, तो जो जो हमें ऊर्जा कहाँ मिलती है, जो भोजन हम पेट के अंदर डालते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, जैसे आपका ईंधन हो गया। अब बताओ ये ईंधन जो हो गया, तो ईंधन जो गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ियों के अंदर जो ईंधन ईंधन कहाँ पे डालते हैं, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल आप कहाँ पे डालोगे, पेट्रोल आप इंजन में तो डालते हैं गाड़ी के लिए। तो भोजन क्या हो जाता है, उसका जो इंजन, जैसे मान लो गाड़ी हो गया, जैसे हमारा पेट उसका इंजन। अब इसको हमें ऊर्जा देने क्या देंगे वहां पे, आप या ईंधन ही तो देंगे वहां पे। तो इसका क्या राइट आंसर बता देंगे, आप इंजन बता देंगे। मुजफ्फरपुर AR में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, आप वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आपके एग्जाम तक मैं वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। बस 2-3 महीने साथ बने रहिएगा, आपके एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन तक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप वो तैयार करके जाते हैं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहीं से आपके छप जाएंगे। और दोस्तों जो आपने नोट्स ले रखे या बैच आप लेकर बस तैयारी कर, तो मैं वहां पूरा गाइड कर रहा हूं कि क्या तैयार करना है, कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।